किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं रंगमंच का सुहाना सफर। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं, पहले ये कानपुर में रहते थे, अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं और बड़े रंगकर्मी और निर्देशक भी हैं, रवि वैद्य जी। चलिए आपको मिलाते हैं रवि वैद्य जी से। रवि वैद्य जी, हम ये जानना चाहते हैं, आप इतने रंगमंच में पहले से रंगमंच कर रहे हैं, आपने क्या खोया और क्या पाया, पहले हम इस विषय में पूछेंगे। मैं कहूँगा कि पाया ही ज्यादा, अच्छा। खोया तो बहुत कम, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी समृद्ध विधा है जो आपको हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो मैं बताऊं आपको मेरा ही किस्सा। मैं अभी इतने आराम से बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूं और मैं बहुत बचपन में बहुत शाय था। शाय मतलब कहते हैं ना जिसे कि मतलब घर में कोई आता था तो मुझे मालूम था कि हम लोग के मैं सिविल लाइंस में जा रहा था, तो वहां ऊपर संगीत नाटक संगीत जो प्रयाग संगीत समिति की शाखा चलती थी। अच्छा अच्छा। तो वहां पर मतलब अच्छे लोग, मतलब समझ लीजिए वीणा बोडस जी, नाम सुना, काशीनाथ बोडस, शशिधर जोशी, राम सुंदरलाल तिवारी जी सितार बजाते थे। तो ये लोग सब आते थे और म्यूजिक का क्लास होता। हमारी सिस्टर्स म्यूजिक सीखती थी, लेकिन वो लेडीज के लिए क्लास था तो हमको अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से सुनता रहता था। तो मुझे ये मालूम था कि कोई आएगा तो पापा कहेंगे कि गाना गाओ, चलो मैं थोड़ा बहुत गा लेता था। मदर कहेंगी कि गाओ, तो मैं कोई आने वाला है सुना तो मैं भाग जाता था घर से, मैं खेलने के लिए, तो क्योंकि मतलब गाना न पड़े, इतना शाय था मतलब। और ये नाटक में जो मेरे अंदर अंश आया है, ये मेरे मामा जी से आया। मेरे मामा जी भी वही सिविल लाइंस में रहते थे, कूपर एलन में काम करते थे। अच्छा, वो फ्लेक्स, वो भी रंगमंच के थे। वो रंगमंच के थे। क्या नाम उनका? उनका नाम था भैया साहब कापसे, महाराष्ट्र थे भैया साहब कापसे, मदर के बड़े भाई। और उन्होंने महाराष्ट्र मंडल में बड़े अच्छे अच्छे नाटक किए हैं। मतलब इथे वो शारदा मृत्यु, मुझे याद है मैं बिल्कुल छोटा था, 1964-65 की बात है। ऑल इंडिया मराठी प्लेस कंपटीशन था जीएसवी मेडिकल कॉलेज में, मुझे अभी तक याद है, मैं तो छोटा था। तो तोतियाचे बंड एक कोलकाता महाराष्ट्र मंडल बहुत मालूम है, हाजरा स्ट्रीट में बहुत बड़ा है और बहुत एक्टिविटीज होती है। तो वो सारे लोग, मतलब कलकत्ता वाली टीम आई थी, दिल्ली वाली आई थी, हम लोग की अपनी महाराष्ट्र कानपुर की टीम थी, लखनऊ की आई थी। तो ये जो कवर टाउन्स है ना अपने, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, तो ये भी मैं महाराष्ट्र मंडल का सेक्रेटरी था 1980 में। अच्छा। हाँ, 1980 में मैं सेक्रेटरी, मैं काफी उस समय एक्टिव था। तो मैंने ये किया था कि बॉम्बे से आर्टिस्ट को बुलाने का और उसको ये पांचों, क्योंकि आना जाना खर्चा होता था ना, तो ये पांचों महाराष्ट्र मंडल के साथ कोऑर्डिनेट करो और सब जगह उसके एक एक दिन, क्योंकि गणपति उत्सव 10 दिन का होता है। हाँ, 10 दिन का होता है, तो 5 दिन, हाँ, एक एक दिन करा दो। तो प्रभाकर कारिकर जी का म्यूजिक, इस तरह से हमने काफी प्रोग्राम्स कराए। प्लेस का भी हो जाता था, प्लेस भी करते थे। प्लेस भी देखिए, आपको याद है महाराष्ट्र मंडल में 3 थे महाराष्ट्र मंडल, कानपुर का मेन खलासी लाइंस पे, दूसरा एक आईआईटी में था और एक चकेरी में था। चकेरी अलमापुर का भी बहुत बड़ा महाराष्ट्र मंडल था, जैसे दुर्गा पूजा अपनी, वैसे ही महाराष्ट्र मंडल भी था। नहीं, अब तो शायद एक सिविल लाइन खलासी में एक ही रह गया, बाकी आई थिंक सो, क्योंकि वो मेन मंडल है। और एक इधर नहर किनारा में गणेश मंदिर है, क्योंकि हम लोग का जब विसर्जन होता था तो मैं मतलब वहां से हम लोग अपनी मूर्ति यहाँ लाते थे, ये सरसैया घाट जाने के लिए। कोतवाली के वहां पर एक पुराना कांग्रेस तिलक हॉल में हम लोग लाते थे अपनी मूर्ति, वहां रखते थे। नहर किनारा से गणपति दूसरे जो पुराने चले आ रहे हैं, तो वो आते थे, दोनों की पूजा होती थी, फिर उसके बाद दोनों पालकियां उठती थी और तब विसर्जन। हाँ, अनंत चतुर्दशी के दिन फिर सरसैया घाट जाते थे। तो इसके लिए मुझे याद है वो। लेकिन महाराष्ट्र मंडल का जो अपनी महाराष्ट्र भुवन जो मतलब प्रॉपर्टी है और स्कूल है, बाल मंदिर जो स्कूल चला, उसका मैं और अरविंद काले, ये 2 लड़के, वी आर द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स ऑफ बाल मंदिर महाराष्ट्र। तो आपने महाराष्ट्रीय नाटक भी साथ साथ हिंदी नाटक भी किए हैं? मेरा एक अच्छा हुआ
कि मैं महाराष्ट्रियन होने से मराठी तो बोलता ही था, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हैं यहाँ पर कानपुर में जो मराठी से उनका टच खत्म हो गया है, मतलब वो हिंदी ही बोलती हैं। क्योंकि घर में उनके ऐसा हुआ कि वातावरण वहाँ का महाराष्ट्र नहीं है। मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, मदर ये कहती थी तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में तुम लोग ये बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश है, मैं तो जाओगे तो वहां पर तुम्हारा टीचर मतलब मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश। बिल्कुल सही बात, बट घर में आपको मराठी यही प्रथा हमने भी रखी थी। हम लोग बाहर जाते थे हिंदी को, घर में हमने अपनी, तो इसलिए मेरे बच्चे सब बंगला समझते हैं। बहुत अच्छा। और बहुत लोग यहाँ पे बंगला बोल ही नहीं पाते। हमने देखा कि टच खत्म हो जाता है, बच्चों को सुनते नहीं है तो वो जो आप बोलते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो सुनते हैं, वो गाने में भी वैसा ही है। गले से पहले कान अच्छा होना चाहिए, आपको डिसाइफर करना आना चाहिए, सारे ग म प ध, तो जो आप सुनेंगे वो आप गले से निकालेंगे। तो हिंदी नाटक में आपने किस किस के साथ किया यहाँ पे? हिंदी नाटक में मैं लकी ऐसा रहा कि मेरा जो मेन एक्टिविटी शुरू हुई वो हुई HBTI से। HBTI में मैंने 72 में एडमिशन लिया। वो BSc मैंने यही क्राइस्टचर्च से किया, डिग्री से। हाँ, क्राइस्टचर्च से किया। और उसके पहले मैं BNSD का स्टूडेंट था, तो जाके अपने कोविंद जी हैं, मतलब अभी कल बड़ा अच्छा लगा देख के वो शताब्दी। और हम HBTI में किया तो HBTI का भी शताब्दी वर्ष 23, 24, 25 को कोविंद जी आ रहे हैं, मतलब हाँ, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वो अटेंड करने के लिए। तो वो उसी में मैं आने वाला था, लेकिन हमारे साथ ये एकदम से हो गया। तो उसमें 72 से मेन एक्टिविटी मेरी शुरू हुई, मतलब अगले साल 50 साल हो जाएगा। 50 साल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और उसमें अच्छा ये हुआ कि महाराष्ट्र मंडल में एक्टिविटी थी, मराठी के होते थे। HBTI में शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा गाने का करता था, तो उसमें वो स्टूडेंट एक्टिविटी में ये हुआ कि गाने के बाद नाटक वाले अपनी करते थे रिहर्सल, तो मैं थोड़ा बैठ के देखता था और मुझे लगा अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपोजर जो नाटक का हुआ वो वहां हुआ। तब तक मैं मामा जी के प्ले सिर्फ देखा करते थे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मुझको निकाला जाए। और सबसे पहला प्ले था वो लल्ला को ब्याह, एक छोटी स्क्रिप्ट थी 50 मिनट की, बहुत हिलेरियस स्क्रिप्ट है वो की। और अगले साल एकदम खामोश अदालत जारी है, क्योंकि वो क्या हुआ कि हम लोग की स्टूडेंट एक्टिविटी में फंड्स अच्छे थे और हमारे डायरेक्टर साहब को लगा कि ये अच्छे बच्चे जुड़ गए हैं, हु हैव गॉट सम टैलेंट। तो ही टोल्ड अवर हेड ऑफ ह्यूमैनिटी मिस्टर DP जोहरी की इन लोगों से कराओ, फंड्स की चिंता मत करो, आई एम देयर टू बैक यू अप। तो यही तो चाहिए होता है। तो वह ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम में रिहर्सल, खामोश अदालत जारी सीरियस प्ले है, आपको मालूम है इंस्टीट्यूट में सीरियस प्ले करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अरे बच्चे बैठे रहे और वो किया हम लोगों ने। और मुझे याद है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि उस समय के हिसाब से बड़ी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट थी, तो लड़कियों को भी कन्विंस करना। एक तो हम लोग के वहां ज्यादा लड़कियां नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय, तो नीलिमा शर्मा और अचला जैन, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, वो केमिकल इंजीनियरिंग करना ही थी। तो वो और हम लोग का बहुत अच्छा प्ले हुआ, खामोश अदालत जारी। तो 2 शो हुए उसके, एक दिन पेरेंट्स के लिए। अच्छा, इसका राइटर भी तो मराठी है सर? खामोश अदालत तेंदुलकर जी का ही, हाँ, विजय तेंदुलकर जी का। एक्चुअली ओरिजिनल शांतता कोर्ट चालू है, अरविंद देशपांडे, सुधा देशपांडे जी ने आविष्कार में। फिर उसके बाद आपका सिलसिला चला? फिर उसके आगे हम लोग ने राम श्याम जदू किया वहीं पर। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि और फंड्स हम लोग को मिल गए और हम लोग ने, अच्छा हुआ खामोश अदालत जारी है, तो अगले साल ये कहा गया कि आप प्रोफेशनल्स को ला सकते हैं। तो मुझे याद है जुगनू भैया थे, जो नाल जिन्होंने वो कौन सा साखाराम किया था, उनका नाम बहुत था। और हम लोग के साथ एक लड़का था राम श्याम जदू में, आलोक खरे, आर्य नगर में रहते थे। अच्छा। तो उसने कहा, वो सोनू कृष्णन को जानते थे, वो जो लाइट्स वगैरह करते थे, तो उसने कहा मैं प्रोफेशनल करेंगे ये हम लोग, लाइट्स के लिए मैं बाहर से मंगा लेता हूँ। तो सोनू कृष्णन आए और जुगनू भैया डायरेक्ट करने के लिए, और उन्होंने मतलब मुझको सीधे सीधे कहा कि ये तो शो खत्म करो और सीधा आर नगर आ जाओ, मतलब यू आर देयर, यू नो यू आर मेंट टू बी इन द मेन थिएटर लाइन ऑफ कानपुर। तो ऐसे मतलब मेरे लिए एक तरह से, मतलब वो जीन्स थे कहीं तो भी अंदर, शायद मामा जी की तरफ से आए, लेकिन मुझे खुद मेरी कैपेसिटी की उस समय पहली बार मतलब एहसास हुआ कि ये अपन कर सकते हैं और ये आप मुझे अच्छा लग रहा है करने के लिए। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, फिर महाराष्ट्र मंडल में मराठी प्लेस, अभी जैसे मैंने किए सूर्या छिपिल्ले किया हम लोग ने 1980 में, ऑल इंडिया कंपटीशन होती है दिल्ली में, जैसा वो मैं कह रहा था ना कि बृहन महाराष्ट्र परिषद का एक कंपटीशन होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कॉम्पिटिशन होते हैं। अभी मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा, जो मैंने 7 बार मेडल्स उठाए महाराष्ट्र
राज्य सरकार की। अच्छा। नहीं, महाराष्ट्र राज्य सरकार की 400 नाटक होते हैं हर साल। मतलब समझ लीजिए 20 सेंटर्स हैं ऑल ओवर अपने महाराष्ट्र, और हर जगह कम से कम 20 या 22 नाटक होते हैं। तो 400 नाटक में फाइनली आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, इट्स अ ग्रेट चैलेंज। और उसमें आपको प्राइज मिलना और मेडल, मेरे के 7 मेडल्स है मेरे पास। अच्छा। लेकिन मेरा फॉर्चुनेट ये रहा कि मैं हिंदी प्ले भी करता हूं, तो वहां कंपटीशन संस्कृत की होती है, बंगाली अपना इसकी मराठी की होती है, हिंदी की होती है, संगीत नाटक की होती है, बाल नाटकों की होती है। मतलब यही तो है विधा। मतलब इतने नाटक, इतना होता है कि आप सोच लीजिए कि सरकार का उसको सहयोग भी मिलता है। तो अच्छा, मैं 82 में यहां से शिफ्ट होके गया, तो मैं 72 में मेरी शुरुआत हुई जर्नी कानपुर में रियल थिएटर करने की, और 72 से 82 तक मैंने बहुत जम के, मतलब आप कहिए तो माट साहब के साथ दर्पण में, राधेश्याम दीक्षित जी के साथ, शिल्पी में राजेंद्र सिंह जी के साथ, तक्षशिला में अपने डॉक्टर वर्मा जी के साथ, उपासना करके एक ग्रुप था, उसमें ये टंडन जी, अरुण टंडन जी, उनके साथ। तो फॉर्चुनेटली मेरे को सब जगह ये सब प्ले करने को मिले, और माट साहब ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। ये उनका बड़ापन कि दर्पण में मैंने, मतलब समझ लिए जाति पूछो साधु, कथानंदन की में अभिशप्त यक्ष पहला नाटक था जो इनके साथ किया, बंसी कौल जी। और वो पूरा बड़ा टेढ़ा नाटक था वो, क्योंकि वो सब अभिशप्त यक्षगान शैली में था, तो बड़ा स्टाइलाइज्ड उसके मूवमेंट्स और ये वो। बट छोटे से रोल थे उसमें, मैंने अमात्य का रोल किया था, और सभी थे उसमें, डॉक्टर वर्मा थे, राकेश वर्मा जी ने मेन रोल किया था यक्ष का। तो उसके बाद मुझे बंसी कौल जी ने कहा, हम लोग नेक्स्ट डे बैठे थे माट साहब के यहाँ, तो उसने कहा 4-5 लोगों ने अच्छा किया। अब इतने रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर के मुंह से सिर्फ इतना देना कि अच्छा किया, मतलब हमने कहा तो पंडरी पावली, मतलब मराठी में कहते हैं पंडरी पावली, मतलब भगवान देव मिल गया हमको। तो फिर माट साहब ने कहा कि उसके बाद 1 या 2 साल की बात है कि हम लोग ने उठाया जाति पूछो साधु। तो राकेश वर्मा जी ने मुझसे कहा, रवि देखो, मैं पहले सब बड़े बड़े मेन रोल मैं ही करता था, लेकिन ये 3 घंटे में 2.5 घंटे बोलना है, और क्योंकि महिपत बकरुवान जो मेन है वही अपना ऑडियंस के साथ भी रिएक्ट करता है, वो स्टोरी बता रहा है। तो और पाइजे जाती चे, मतलब मराठी का भी बहुत बढ़िया प्ले है इनका। तो वहां पर विहंग नायक और नाना पाटेकर, समझिए ना, नाना पाटेकर करते थे वो रोल बंडा का, जो यहाँ पर विमल बालानी ने किया। तो राकेश वर्मा जी बोले, देखो मैं करूंगा नहीं मेन रोल। तो मैंने कहा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो कहने लगे, देखो विजय बैनर्जी को मैं कह सकता हूँ, लेकिन विजय बैनर्जी को वो एक चेयरमैन वाला जो रोल है वो उसको ज्यादा पसंद आ रहा है, वो ये करेगा तो तुम करो। अरे मैंने कहा सर इतना बड़ा। कहने लगे, मैं माट साहब से कहने जा रहा हूँ, अब तुम ना मत करना। माट साहब को उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा माट साहब रोल, मैं अभी, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, ये वो रवि करेगा। तो माट साहब को भी लगा कि ये बड़ा रोल है, और राकेश वर्मा जी को मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कर सकता है, तो वो बड़ा रोल किया। उसी के साइड बाय साइड 1980 में सूर्य जी पिल्ले हम लोग ने कानपुर महाराष्ट्र मंडल की तरफ से ले गए दिल्ली में, वहां पर भी प्राइजेस 5 प्राइजेस लेकर आए। ओम प्रकाश अवस्थी था म्यूजिक में, विनोद भाटिया था लाइट्स में, और पूरी हम लोग की कास्ट में 3 हम लोग के प्राइजेस। मेरे को बेस्ट एक्टर था, मेरी छोटी सिस्टर है विद्या, उसने भी रोल किया था उसमें। अच्छा। हाँ। तो हमारे घर में मतलब प्रोत्साहन तो मिलता ही था ना मामा जी की तरफ से, क्योंकि वो खुद थिएटर में थे, तो प्रोत्साहन मिलता। अच्छा, ये जो आप यहाँ से गए, इसके बाद बॉम्बे में भी कुछ किया? बहुत, मतलब मैं अपने को हिंदी किया कि मराठी किया? दोनों की। बहुत फॉर्चुनेट कहूंगा कि मैं पहले गया तो मैं दादर में नहीं रहता था, जहां मैं अभी रहता हूँ, मैं वाशी में रहता था। तो न्यू बॉम्बे म्यूजिक एंड ड्रामा सर्कल करके ग्रुप है, जिन्होंने उस समय कुमार सोनी जी को बुलाया था। कुमार सोनी जी उस समय एनएसडी से जस्ट निकल के आए थे, एंड वी डिड एडिपस। तो मैं उसमें जुड़ गया। फिर हम लोगों ने, मतलब म्यूजिक एंड ड्रामा 2 पार्ट थे उसके, इसलिए उसको म्यूजिक एंड ड्रामा सर्कल कहते थे। तो म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत, मतलब पंडित रविशंकर जी से लेके सारे, भीमसेन जोशी जी, अपने तो आपके पंडित जसराज जी, सारे लोग, राजन साजन मिश्रा जी, सबका संगीत ऐसे 10 फीट की दूरी पे बैठ के सुना है मैंने। इतना लकी रहा मैं, हर साल प्रोग्राम होता था। अच्छा जी। और वो लोग सब आते थे, बड़े ईमानदारी से, मतलब काम होता था। और नाटक में हम लोग का एक नाटक विंग था, उसमें नाटक करो। तो बहुत सारे नाटक किए, माधव
सवाई राव माधवराव जी का मृत्यु, पहले मराठी से शुरू हुआ, ज्यादा पहले मराठी में जोर था। बाद में हिंदी की जब कंपटीशन होने लगी तो मराठी लोगों के साथ एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हिंदी का उच्चारण सही नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब हिंदी वाले जब करते थे तो उसमें हम लोग का मराठी में हम लोग नहीं कर पाते थे, मराठी वाला जो ग्रुप था। तो मेरी हिंदी आप किस यहाँ के होने से अरुण जोशी करके थे हम लोग के न्यू बॉम्बे, तो उन्होंने कहा रवि अब नाउ वी मस्ट पार्टिसिपेट आल्सो इन हिंदी प्लीज। तो वो फिर हिंदी में शुरू हुआ और हम लोग ने प्राइजेस जीतना शुरू किया। पार्टनर मैंने प्ले किया है, पार्टनर वो पुकाली जी की एक, जिसके ऊपर देखिए फिल्म सीरियल तो बना है, मैंने याद है मुझे, विक्रम गोखले जी थे उसमें। अच्छा। विक्रम गोखले जी ने पार्टनर का रोल किया था, तो मैंने पार्टनर, तो वो पुकाली जी की, वो बहुत बड़े कथाकार हैं और कथा कथन करते हैं, मतलब अपनी स्टोरी को बैठ के, पहली बार मैंने वो चीज देखी कि 2-2.5 घंटा वो आदमी खुद बोलता रहता है और आप इधर से उधर नहीं होते। ये पावर है उनकी कथन की और उनके स्क्रिप्ट की, मतलब इतना कंटेंट होता है उस स्क्रिप्ट में और उसको इस तरह से वो डिलीवर करते हैं कि, तो वो एक नई चीज देखी, क्योंकि कथा कथन का प्रकार अपने यहाँ नहीं था। मतलब कानपुर में किसी को मैंने कथा कथन का, हमने बादल सरकार जी का वो ये किया था, सारी रात किया हम लोगों ने, सारी रात मराठी में भी किया, बाकी इतिहास कठिन प्ले थे, बाकी इतिहास किया, बाकी इतिहास का तो हमारा रविंद्र इसमें शो था, हम लोग को प्राइज भी मिला। और सारी रात भी हम लोग ने किया मराठी में, हिंदी में उसमें नहीं था कोई। तो बादल सरकार का पागला घोड़ा किया कभी? नहीं किया, वो मिस हो गया। लेकिन मैं बादल बाबू का, जब वो यहाँ पर माट साहब ने वो वर्कशॉप अरेंज की थी, इट वाज आई थिंक 77 और 78, तो मैंने ऐसे ही ऐसे बादल बाबू से ऐसे रूम में बैठ के ऐसे बात की। अच्छा। और उनको पता लगा, मैं इंजीनियर हूँ तो केमिकल इंजीनियर, तो उनको भी लगा इंजीनियर, तो वो खुद सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। हाँ, बादल बाबू सिविल इंजीनियर थे और टाउन प्लानिंग ऑफिस में पूरा काम करते थे। ये उनकी साइड एक्टिविटी थी, लेकिन साइड एक्टिविटी इतनी पॉपुलर हो गई कि बादल बाबू ने सोचा कि, और वैसे भी थोड़े से वो उसके थे ना, मतलब थोड़ा साइड में उनका झुकाव था, तो उनके लिखान में भी वो मालूम पड़ता है। और तो हम लोग की जो वर्कशॉप हुई तो इतने आराम से उन्होंने बात की हम लोग के साथ बैठ के कि वो बाल निकुंज में ही, बाल निकुंज या वो कोई और स्कूल था वहां पर थी। तो फिर बंसी बाबू के साथ, फिर रवि शर्मा जी, त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ कथानंदन की, वो तो एक माइलस्टोन प्ले था। उसमें हमारा गाना जो था वो काम आ गया, उसमें बीए भाई जुड़े हम लोग के साथ। तो रंजीत कपूर के साथ नहीं, मैंने रंजीत कपूर जी बाद में आए, तब तक मैं चला गया था, 82 में चला गया। तो वहां क्या हुआ कि आविष्कार जो है ना वहां की, वैसी संस्था है जो इन्होंने शुरू की थी, अरविंद देश पांडे, सुभा देश पांडे जी ने, और बाद में जयदेव हट्टंगड़ी, रोहिणी हट्टंगड़ी जी ने टेक ओवर कर लिया। तो मैंने उनके साथ प्ले किया था मीडिया, तो उसमें ग्रीक प्ले है, तो उसमें रोहिणी जी ने मेन रोल किया था मीडिया का, और मैंने किंग राजा इंजेस का रोल किया था। साथ ही साथ कमलाकर सोनटक्के जी ने, कमलाकर सोनटक्के जी एनएसडी के ही हैं, बहुत पुराने एनएसडी वाले हैं, उनका भी एक ग्रुप है। तो उनकी मिसेज है कांचन सोनटक्के, वो ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं, बहुत काम किया उन्होंने। तो उनका भी एक ग्रुप था, उसमें उन्होंने नंदन का अपना जो शो हुआ था हम लोग का अपना पृथ्वी में, वो देख के उन्होंने तय किया था कि ये नंदन मुझे बॉम्बे में भी करना है। तो जब उन्हें पता लगा कि मैं बॉम्बे आ गया हूं, तो उन्होंने कहा मुझे रेडीमेड नंदन तो मिल ही गया। और वामन केंद्र जी को मैं कभी कभी कहता हूँ, वामन केंद्र जी को, कि सर आपका मैं पहला प्रोफेशनल हीरो हूँ। कहने कैसे? तो मैंने उनको याद दिलाया। एक बार अभी फंक्शन था, उसमें गौरी केंद्र उनकी मिसेज और मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर आपको याद दिलाऊं, आप एनएसडी करके मई जून के समय में आते थे घर पे छुट्टी पे, तो कमलाकर सोनटक्के जी ने ये कहा कि वामन तुम ये बच्चों से कराओ, ये वर्कशॉप करके कथानंदन की कराओ। तो मैंने कहा मैं उसमें नंदन करता था। अरे कहने लगे अच्छा, तो उनसे भी जुड़ गए, जयदेव अटंगड़ी, रोहिणी अटंगड़ी से, कमलाकर सोनटक्के जी से, तो बहुत। और उधर में थोड़ा अन्नू कपूर जी, मतलब मैं रंजीत कपूर जी से नहीं मिला, लेकिन अन्नू कपूर जी ने लैला मजनू एक प्ले किया था, जिसमें अपनी याद है रंजना भाभी थी यहाँ पर, गौड़ साहब जो इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स वाले, उनकी मिसेज रंजना भाभी, हम लोग ने भी अदालत वगैरह किया था उनको लेकर, वो भी बॉम्बे आ गए। अच्छा। तो उन्होंने लैला का रोल किया था। अच्छा। उसमें मैं भी सिलेक्ट हो गया था, लेकिन मंचन हुआ। हाँ, मंचन हुआ। उसमें मजनू खुद अन्नू कपूर जी ने किया था, और रविंद्र जिंगन जी ने उसको डायरेक्ट किया था, पृथ्वी में ही हुआ था।
लेकिन मैं उसमें कर नहीं पाया था काम। मैं रिहर्सल में गया 5-7 दिन, क्योंकि मैं रहता था वाशी में। हाँ, वाशी से। और इसकी रिहर्सल यहाँ अंधेरी होती के पास, बहुत दूर। तो रंजना भाभी जी को जम गया, क्योंकि शी वाज स्टेइंग समवेयर अंधेरी साइड। तो कम्युटिंग इज बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम। अरे आना जाना, आप 4-4, 5-5 घंटे ट्रैवल करो। अच्छा, मैं सर्विस में था गुडलेस नरोलेक में। मैं बॉम्बे में भी यहाँ गुडलेस नरोलेक में था। हम लोग का कचहरी वो छोटा वाला रोड है ना, जो मेघदूत के वहां निकलता है, वहां ऑफिस था। वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ बॉम्बे में। तो मैं गुडलेस, और वहां हम लोग की फैक्ट्री थी, ऑफिस था, और एक छोटी फैक्ट्री भी थी, वो परेल में थी। परेल दूर है। तो वाशी में रहो, परेल में जाओ काम के लिए, शाम को अंधेरी जाओ, और वहां से फिर वाशी सोचो, नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊं, मिर्च मसाला पिक्चर थी। हाँ, अपना नसीर भाई थे मिर्च मसाला में। मिर्च मसाला में ये थे केतन मेहता जी की। रवि शर्मा जी ने उनको असिस्ट किया था। तो मेरी पहचान चूंकि रवि शर्मा जी से यहाँ से थी, वो बॉम्बे में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा रवि तुम आ जाओ। उसमें क्या कास्ट थी, स्मिता पाटिल जी नहीं, उसमें दीना पाठक जी, दीना पाठक, उनकी लड़की रत्ना पाठक जी, सुप्रिया पाठक जी थी, नसीरुद्दीन जी थे, और रवि शर्मा जी का भी छोटा सा रोल था, नायिका बेंजामिन गिलानी, उसमें मैं हूँ, एक छोटा सा रोल है। हाँ, छोटा सा रोल है। रंजना भाभी का काफी लंबा रोल था, वो स्मिता पाटिल जी के साथ वो लोग जाके रहती हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस था। लेकिन वैसा एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा मुझे मिला। मैंने अपना इरफान भाई के साथ काम किया। अच्छा, हाँ, बंस ये क्या नाम अभी बताया मैंने, बेंजामिन गिलानी को बेंजी कहते हैं सब। बीना मुखर्जी जी जो हैं, प्रदीप कुमार जी की बेटी, उनकी बेटी, उनका था बीना मुखर्जी प्रोडक्शंस, बीएमपी। अच्छा, इन्होंने भी प्रोडक्शन तो, हाँ, और उस समय समझ लीजिए पायलट बनता था अपना 13 स्लॉट्स का, 13 एपिसोड का। तो अच्छा, इरफान भाई को मालूम था, नाम तो हो गया था ऑलरेडी, वो एनएसडी के थे, लेकिन इतने मतलब फेमस नहीं हुए थे। लेकिन हम लोग गोवा में, मैं 7 दिन छुट्टी लेके गोवा में, उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे नदीम करके, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे किसी प्ले में देखा, तो मैंने उनसे कहा सर देखिए, मैं प्रोफेशनली मतलब नहीं करता हूँ ये, मैं शौक के लिए करता हूँ। तो प्रोफेशन तो मेरा, मुझे अपना करियर केमिकल इंजीनियरिंग का मैं करता हूँ। फॉर्चुनेटली टचवुड मेरा बहुत अच्छा करियर चल रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अनंत जोग भी थे उसमें। तो उन्होंने पता नहीं किसने रेफर किया था, लेकिन मुझे फोन आया ऑफिस में। अच्छा, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, 85-86 की बात है। वो नहीं। तो 82 में मैं यहाँ से बॉम्बे गया, उसके बाद आविष्कार में काम किया, कमलाकर सोनटच्चे की जो, तो कहीं से कुछ रेफरेंस मिलके फोन आया, कहने लगे वो एक हम लोग पायलट बना रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 7 दिन, हम लोग का 5 डे वीक होता था, मंडे टू फ्राइडे। वहां पर मैं हिक्स में था, हिक्स वाज अ बिग कंपनी दैट टाइम। मैंने तब तक चेंज कर ली थी, 84 में मैं गुडलेस से हिक्स में चला गया था। तो मुझे मैनेजरियल पोजीशन मिल गई थी। तो हम लोग का ऑफिस नरीमन पॉइंट पे। मैंने कहा देखिए 5 दिन के हम छुट्टी ले लेते हैं, उसमें सैटरडे संडे जोड़ लीजिए 9 दिन हो गए, मतलब आगे का पीछे का दोनों। 9 दिन में मैं, उन्होंने कहा ठीक है आप गोवा आ जाइए, पंजिम में है शूटिंग, और आपको हम 9 दिन में आपका सब खत्म कर देंगे काम। तो मैंने डीसीपी कमिश्नर का रोल किया था पुलिस का, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें एक्चुअली गोवा में एक पुलिस थाने में जाके शूटिंग हुई, पूरे थाने में। हाँ, थाने में, ओरिजिनल थाने में। और हुआ ये कि उसके बाद जब मैं वापस आ गया, तो मुझे पैसे वैसे मिल गए आने जाने का, सब फ्लाइट का, और बेंजी के साथ मैं वहां होटल में था, और बहुत अच्छा। लेकिन मुझे उसी समय मैंने बीना जी से कहा, बीना जी कैमरे के सामने हम लोग 5 या 6 लोग हैं, और कैमरे के पीछे 200 लोग। हमने कहा ये तो पिक्चर रिसेल करा है। तो कहने लगे अरे ठीक है, मतलब उस समय उनके पास फंड्स थे। तो मुझे लगा लेकिन ये ओवर द बजट जाएगी। मेहराब था उसका नाम, उसका मेहराब। वो बाद में अप्रूव भी हुई दूरदर्शन में, वो 13 एपिसोड्स में होता था। ये पायलट बनाया था हमने, लेकिन मैंने बाद में वो, मेरा तो मुझे करियर नहीं करना था ना वो एक्चुअली, तो मैं तो शौक पूरा करना था। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपका जितना काम है 9 दिन में ऑनेस्टली कर दूंगा, बस उसके बाद मुझे फ्री कर दीजिए, क्योंकि मेरा सर्विस है। यहाँ पर आने के बाद फोन आया उनका कि वो सर वो आपका रोल थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बढ़ा दिया गया है। वो बीना जी ने रशेस देखे उनको, अच्छा अब आप आ जाइए। और वो धर्मेंद्र जी के बंगले के सामने वो नाकाबंदी का कुछ शॉट है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा रोड पे शूटिंग मैं करूंगा, मुझे मतलब देखो कभी नहीं किया। और मैंने कहा सर नहीं, वो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा।
कह रहे नहीं, फिर वो बीना जी आपसे बात करेंगी। हमने कहा नहीं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं 9 दिन आपको मैंने पूरे दिए, और अब आप फिर से कहोगे तो मैं फिर आगे शेड्यूल में 6-8 महीने के बाद 9 दिन छुट्टी लेके आ सकता हूँ, लेकिन ऐसे आप कहो अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, नहीं हो पाएगा, क्लैश होता है ना। तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट पिक अप दैट एज ए प्रोफेशनल थिंग, क्योंकि उस समय क्या था ये जस्ट पायलट बनना शुरू हुआ था, वरना नाटक या सिर्फ एकदम फिल्म बीच का कुछ मॉडलिंग नहीं थी, वेब सीरीज नहीं थी, कुछ इस तरह का, ये इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते थे। तो सक्सेस रेट बहुत कम होता था, 0.5%, 1%, बाकी सब तो फेलियर ही होते थे। तो उसमें मैं तो, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा नहीं भाई तो नौकरी पेशा वाला आदमी हूं, तो आई विल डू इट एज ए हॉबी से, आई विल नॉट। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन जैसे मीडिया में मेरे साथ अजीत बुरे, अजीत केलकर, वो कॉमन मैन वाला, आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन जो किया ना, वो कॉमन मैन, अजीत केलकर, अजीत भगत, ये लोग सब बड़े मराठी फिल्म के अच्छे बड़े डायरेक्टर, बड़े नाम है ये लोग सब, ये बड़े नामचीन लोग। तो मतलब आप मिलते हैं कभी कभी, ऐसे कहते क्या हो, रोहिणी जी से तो एक बार मिले तो कह ले जिंदा हो। तो ये बताइए, फिर आपने लखनऊ में भी कुछ किया है? हाँ, लखनऊ में किस सन में आपने कुछ? मैं बताता हूँ, वो 72 में मैंने ज्वाइन किया HBTI, मैंने बताया जैसे आपको, वहां से एक्टिविटी शुरू हुई। बीटेक किया मैंने 75 में, और मैंने एमटेक भी किया 77। उस समय क्या था, फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, CIGS में, वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी लेट मैरिज थी थोड़ी, तो वो रिटायर हो गए थे, और 400 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी हमको उस समय एमटेक करने के लिए। तो हमने कहा उस समय 77 बहुत थे। तो मैंने फादर से कहा, मैंने कहा देखिए अगर मैं नौकरी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा डाइज एंड कलर्स में मेरा स्पेशलाइजेशन, तो वो पेंट कंपनीज में जैसा नौकरी मिलेगी या इंक कंपनीज में मिलेगी। तो मैंने कहा वो तो कानपुर में है नहीं, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, फिर आप दोनों अकेले रह जाएंगे। मेरी एक छोटी सिस्टर और है विद्या, जो जिसको मैंने कहा वो सूर्या छिपिल्ले वगैरह जब काम किया था, उसकी मैरिज नहीं हुई थी उस समय तक। हाँ, वो तो मेरे से छोटी है, तो वो पढ़ा रही थी DG कॉलेज में। तो मैंने कहा वो है अब, और आप लोग हैं, और आप रिटायर हो गए हैं, ब्रेक हो जाता है ना अगर एजुकेशन में, तो दोबारा उसको ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे लगे हाथ एमटेक कर लेने दीजिए, 400 रुपए स्कॉलरशिप है, विच इज नॉट बैड, एक छोटी मोटी नौकरी जैसा ही है। क्योंकि उसके बाद मुझे जो नौकरी लगी पहली, कोर्ट्स ऑफ इंडिया में कलकत्ता में, तारातला में मैंने तो मैंने श्यामाचरण जालान जी के साथ भी वो किया। हालांकि प्ले वो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन माट साहब ने मुझे दिया, उनका रिकमेंडेशन लेटर दिया, मैं श्यामानंद जालान जी से मिला, उनके हाईकोर्ट, मतलब वो तो हाईकोर्ट के जज थे, तो वो एडवोकेसी की उनकी जो ऑफिस थी वहां गया मैंने कहा ऐसा है, तो कहने लगे एक काम करिए आप, हम लोग का वो विक्टर बैनर्जी कर रहे थे उस समय, मदर विक्टर बैनर्जी। तो अरे कितना मेरे को एनरिच हुआ एक्सपीरियंस उसकी वजह से, वो सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं, उनको बैठ के देखना। तो कहने लगे आप क्या करिए, ये रोज शो तो हम लोग का फाइनल हो गया है, कास्टिंग भी फाइनल हो गई है। तो हमने कहा नहीं सर, वो बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ आप करते रहते हो एक्टिविटी। तो प्रतिभा अग्रवाल जी भी थी उनके साथ। अच्छा, प्रतिभा जी भी थी? हाँ, प्रतिभा जी नॉर्मली जो हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं। तो कह रही प्रतिभा जी एक नाटक पे काम कर रही है, तो आपको तब उस समय देखेंगे, लेकिन आप आइए, आप जुड़ गए हैं तो करिए। और मट साहब ने बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया था, तो उन्होंने फौरन, मतलब देखते ही नेक्स्ट डे से बुला लिया कि आप आ जाइए रिहर्सल में। तो चौरंगी में उनकी वो रिहर्सल होती थी, तो मैंने विक्टर बैनर्जी जी को काम करते हुए देखा, तो वो दोनों बायलिंगुअल था, मतलब इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था। तो वो इंग्लिश की रिहर्सल चल रही थी उस दिन, माय गॉड फैंटास्टिक। तो उसके बाद लेकिन क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई श्यामानंद जालान जी की, और कुछ तो भी हुआ। तो वहां एक दूसरा ग्रुप था, आरोही, उसमें थे शुक्ला, विजय शुक्ला, वो लोग सब श्यामानंद जालान जी के ही ग्रुप से मिलके उन्होंने अपना बनाया, ग्रुप बनाया। तो मैंने उसमें किया, हम लोग ने किया प्ले युवा आजब बूढ़े गजब। अच्छा। वो मराठी की अगेन बड़ी बढ़िया स्क्रिप्ट है, मधुकर तोरड़मल जी की, तरुण तुर्क महातारे अर्क। अच्छा। बहुत ह्यूमरस कॉमेडी है। अच्छा। और वो उसके हम लोग ने 5-6 शो किए, आरोही के नाम से ग्रुप था, तो वो जुड़ गया। मैं तो बहुत कलकत्ता में थिएटर हो गया। वहां से मैं आया दिल्ली में हम लोग 4 लड़के सिर्फ, हम लोग ने एक फॉर्म किया ग्रुप रसराज कौन थे, रवि, संजय कशाड़कर थे, वो HMV में काम करते थे, वो यहाँ के थे, नहीं इलाहाबाद के। तो रवि वैद्य, संजय कशाड़कर, राजू देशपांडे,
राजू, तो रसरा और जो जयंत कुलकर्णी खास दिल्ली का। अच्छा, फिर वहां पर हम लोग की दोस्ती हो गई थी कलकत्ता, वही हाजरा रोड में, मैं हाजरा रोड में रहता था महाराष्ट्र निवास में। हाँ। वही दोस्ती हो गई थी, वहां हम लोग सब करते थे काम। तो वहां पर वो प्रॉब्लम ये होती है कि नाटक करें तो लेडीज का इन्वॉल्वमेंट कैसे करें। हाँ, मतलब वो एक तो नई जगह, वहां पर हम लोग सब बैचलर लेडीज कैसे जुड़ेगी। तो वहां पर फिर हम लोग ने मेजर चंद्रकांत उठाई एक स्क्रिप्ट। मेजर चंद्रकांत में कोई लेडी कैरेक्टर नहीं, फीमेल ही मेल थे। मेल जी। और मालूम कौन, वो पिक्चर वही है जिसपे ऊंचे लोग बनी। हाँ, राजकुमार अशोक कुमार वाली। और उसमें ये जो थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का होता है, फिरोज खान जी। और उसमें देखिए एक उनकी फ्रेंड होती है जो शायद जयललिता जी ने रोल किया था, वो शायद जयललिता अपनी अम्मा जयललिता उनका था, आई थिंक सो शी वाज देयर। और आई मीन जो हीरोइन का रोल उसमें नहीं, तो वो सपने में दिखता, सपने में पिक्चर में उन्होंने डाल दिया था, नाटक में नहीं है वो। नाटक में सिर्फ रेफरेंस है, उसके सिर्फ डायलॉग है। तो डायलॉग, तो हम लोग ने वो ग्रुप फॉर्म किया और हम लोगों ने कहा हम लोग ये करेंगे, अब कोई लेडी कास्ट नहीं अवेलेबल तो क्या करेंगे, विल डू दैट। तो दैट वी डिड, बट वी डिड इट इन दिल्ली। बाय चांस ऐसा हुआ कि हम लोग चारों किसी न किसी काम की वजह से दिल्ली आ गए, तो वी कंटिन्यूड विद द सेम ग्रुप एंड समोरचा घरात एक नाटक था, उसका फिर हम लोग ने किया, मेजर चंद्रकांत ने किया दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली में कितने साल रहे। दिल्ली में मैं था फिर 2 साल, दिल्ली का शॉर्ट रहा मेरा स्टे। अच्छा, तो मतलब 79, फिर लखनऊ में 1 साल रहा मैं 79-80 के दरमियान, और फिर 80 में मैं वापस आ गया कानपुर, गुडलेस नेहरू लेक में था। अच्छा। और 82 तक यहाँ रहा, और 82 में यहाँ से सीधा बॉम्बे चला गया। तो मतलब मैं थोड़ा, लेकिन हर जगह प्ले किया। लखनऊ में क्या किया। लखनऊ में मैंने संकेत के साथ किया। हाँ। मतलब ग्रुप था संकेत, संगम बहुगुणा जी जुड़ गए, हम लोग ने ओरिजिनल बाप रे बाप तक्षशिला में जो मैं, मतलब मेरी पहचान हो गई के अग्रवाल जी से, मैं कह रहा था ना। हाँ, के अग्रवाल जी ने डायरेक्ट किया था। अच्छा। और हम लोग उर्मिल घड़ियाल, रेखा सिंह, नहीं उर्मिल थपलियाल जी नहीं थे, वो लड़की का नाम था उर्मिल, वो गढ़वाली थी। अच्छा। वो और रेखा सिंह जी, संगम बहुगुणा ने वो रोल किया था जो यहाँ पर मिर्जा का डॉक्टर ने किया। मैंने अनोखे लाल तिवारी किया था। मुझे और कमाल जो यहाँ रोल करते थे नूरबख्श का, वो अनिल सक्सेना जी ने किया। अनिल सक्सेना जो बाद में मुंबई में आप बहुत सारी पिक्चर्स में भी रोल किए, जिन्होंने एडवर्टाइज। कमाल भाई कहाँ है आजकल। कमाल भाई बॉम्बे में। वो क्या कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं फिल्म से। हाँ, वो फिल्म से कनेक्टेड है, लेकिन वो क्या करते हैं बेसिकली डिक्शन पे काम करते हैं। मतलब जितने नहीं आपकी शब्दों पे, हाँ वोकैबुलरी और वोकैबुलरी और हाउ टू प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड, और उनका शब्दों का उच्चारण सही कराना, शब्दों का उच्चारण खासकर उर्दू शब्दों का। अच्छा। हाँ, वो तो जो एपिग्लॉटिस होती है ना, कहाँ जहाज, कहाँ पर। आपसे मुलाकात होती है उनकी। फोन पे बात होती है, लेकिन वो दूर रहता है बहुत, वो काशी मीरा के वहां कहीं रहता है। हम लोग ने बीच में, मधुमिता जी थी यहाँ पर, याद है मधुमिता, इन लोग के साथ। अच्छा, जो वो डांस भी करती हैं थोड़ा, और वो मेरे जाने के बाद, लेकिन उन्होंने पोस्टर में भी रोल किया था। अच्छा। चैती का शायद रोल किया था। तो मैं लेकिन नहीं करता था, अपना ये करता था गोयल, उसका नाम क्या था, गोयल में लिखा होगा नहीं, गोयल मतलब वो उसका नाम था देवेंद्र गोयल या राजीव गोयल। तो उसने सारे मेरे रोल किए जो मैं छोड़ के गया था ना उस समय, मतलब पोस्टर का कल्लू और वो सब उसने किए थे। तो उसमें मधुमिता जी ने रोल किया था, और वो अपनी, ये दोनों अठावले जी की लड़कियां, वो हमारे रिलेशन में ही है, स्मृति और भावना जी। हाँ, जो पंडित जी के साथ नाट्य भारती में उसने अच्छे रोल किए। हाँ, वो राधेश्याम जी के साथ। राधेश्याम जी के साथ अपना वो था ना प्ले, अप्पा साहब में उन्होंने दोनों ने रोल किए थे। तो वो है भूप खन्ना जी हैं, भूप खन्ना जी आते हैं बॉम्बे में, मिलते हैं। एक्चुअली आज 3 तारीख है ना। हाँ, नहीं, कल 3 तारीख। कल मुझे उनसे मिलना था बॉम्बे में। मुझे उनके घर जाना था। अच्छा। वो बॉम्बे में गए। हाँ, बॉम्बे में आते हैं हमेशा, हम लोग मिलते हैं। लेकिन वो अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 3 को मुझे लखनऊ जाना है और मैं 4 को पहुंचूंगा, तो इस बार मिस हो जाएगा उनसे मिलना। तो आप कुछ कर रहे हैं इस समय, कुछ क्या कर रहे हैं। मेरे एक अभी मित्र करके एक प्ले है, वो आपको याद है, मैं 2 साल पहले हम लोग ऑलमोस्ट सब फाइनल हो गया था। मतलब अपना अवधेश मिश्रा जी नाट्यांगन के बैनर में दूसरा आदमी दूसरी औरत, हम लोग ने जिसमें प्राइजेस उठाए, वहां 5 प्राइजेस उठाए कंपटीशन में। तो वो सोनिया गुप्ता जी, वो भी कानपुर की हैं एक्चुअली। अच्छा। लेकिन मैरिज होके अब वो वहां जनरलगंज में रहती, तो बॉम्बे में है, तो वो वाशी में रहती है उधर, मतलब वाशी के पास में। तो हम लोग वो ग्रुप में एक दिन मैं एक रिहर्सल देखने गया उनकी,
तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं। तो उनको मालूम था मैं कानपुर का हूँ, तो बोली मैं कानपुर की हूँ इसके लिए बोलते हैं। हमने कहा हिंदी तो साफ हो ही जाती है। हमने कहा तो फिर हमने कहा अभी मैं कानपुर वाला ही हूँ अभी। तो हम लोग की ये दोस्ती हो गई। फिर हम लोग ने वो किया दूसरा आदमी दूसरी औरत, उसमें प्राइजेस उठाए। तो वो प्ले हम लोग लाने वाले थे यहाँ 2 साल पहले। अगर आप उस शो में आए थे जिसमें अनिल रंजन भौमिक ने कल इलाहाबाद से आके वो एक बढ़िया प्ले किया उसने, वो बच्चे होते हैं सब और वो डंडे लेके, और उसका नाम मैं जुलूस जैसा है, जुलूस जैसा ही है उसका प्रेजेंटेशन, बट जुलूस नहीं था। तो वो हम लोग नहीं आए, तो वो आए। वो हम लोग का थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो गया ऑन द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू द राइटर। ठीक है, वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कुछ। तो उसमें वो देन वी डिसाइडेड, अवर डायरेक्टर आल्सो डिसाइडेड कि दैट वी विल नॉट डू। तो हमने फिर अवधेश को इन्फॉर्म कर दिया था, हमने कहा हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, आगे पीछे कभी करेंगे, तो दिस टाइम विल नॉट डू। तो वो हम लोग दूसरा आदमी दूसरी औरत मेरा लास्ट प्ले था जो हम लोग ने वहां किया। बाद में ये कोविड का सब चक्कर, तो 2020 में तो कुछ नहीं हुआ, 21 में भी कुछ नहीं। हमने मित्र की रीडिंग की। मित्र मेरे एक दिमाग में बहुत है करने का। मित्र एक प्ले है डॉक्टर शिरीष गुड़बोले का, बहुत अच्छा प्ले, और वो डॉक्टर श्रीराम लागू जी का लास्ट कमर्शियल प्ले मराठी में। कितने आर्टिस्टों का है वो? 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग, और उसमें लेकिन मेन 2 ही रोल है, जो मेन डॉक्टर लागू करते थे, और एक जो थी वो लेडी है। तो वही मित्र, मतलब हस्बैंड वाइफ का ही कर। नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं है वो, डॉक्टर भी नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट। तो डॉक्टर लागू पेशेंट है और वो लेडी फिजियोथेरेपिस्ट है। और उनमें जो पहले थोड़ी सी और क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, जातिवाद, बहुत सटल कमेंट है, लेकिन है वो बहुत अच्छा है। वो आज भी है, देखिए सोसाइटी में कुछ भी कह लीजिए आप, अभी भी है। तो उसके लिए डॉक्टर शिरीष आठवले ने इतना बढ़िया प्ले लिखा है वो कि मराठी में है, तो मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया। हिंदी में कर लिया आपने? चलिए वो अच्छा। तो वो हिंदी में कितनी देर का कर रहे हैं उसका? कितनी देर? वो 2 घंटे का प्ले है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 1 घंटा 45 मिनट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरवल है उसमें। तो मतलब आजकल तो इतने लंबे पीरियड में लोग ठहरते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ 2 घंटे तक आप सहन कर, मतलब लोग आराम से कर लेते हैं। उसमें 10 मिनट तो इंटरवल में निकल जाते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट तक का हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो कॉम्पिटिशंस होती हैं मराठी वाली, हिंदी वाली, वो मिनिमम 2 आवर्स का उसका टाइम है, ड्यूरेशन मिनिमम 2 आवर्स। नहीं तो वहां पर क्या है, वहां अलग कैटेगरी है दीर्घांक। जैसे मोनो एक्ट तो एकदम छोटा हो गया, स्किट हो गया। फिर एक सिंगल एक्ट कंपटीशन एक अलग होती है, एकल अभिनय जिसे कहते हैं। नहीं, एकल अभिनय अलग, मोनो एक्ट हो गया। अच्छा, मोनो एक्ट हो गया। एकल न हो के काफी लोग हैं, लेकिन एक ही अंक है। तो जिसमें उसको शॉर्ट नाटक कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, एकांकी नाटक, मतलब जिसमें कोई एक ही शुरू हुआ, एक ही में खत्म। हाँ, नहीं वो शॉर्ट्स हो सकते हैं, लोकेशन नहीं बदलता, लोकेशन भी बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदल, मतलब अंक 2 नहीं होता, मतलब इंटरवल नहीं होगा। तो एक वो प्रकार है, तो वो 40-45 मिनट का होता है। उसमें भी हम लोग ने गुड बाय किया एक नाटक, डॉक्टर गुड बाय विजय, नहीं डॉक्टर गुड बाय नहीं, अलग है वो ये जो गुड बाय हम लोग ने किया, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है। कॉमेडी नहीं, ये थोड़ी सी सटायर भी नहीं कह सकते, ये मनुष्य के अपने मानव के अंतर्द्वंद की कहानी है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, वो मिलती नहीं है कहीं। मतलब हम लोग ने जब किया तो उसमें फॉर्चुनेटली अगेन मेरे को प्राइज वाइज मिल गया। राजीव जोशी करके एक बहुत अच्छे लेखक हैं वहाँ, जितेंद्र जोशी, ये लोग सीरियल्स बहुत लिखते रहते हैं। तो वो मेरे को आए, बोले कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिली आपको? मैंने कहा ये तेंदुलकर जी की स्क्रिप्ट है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुई है, ये एनसीएपी की लाइब्रेरी में मिली। और हमारा वो जो विवेक था ना, हमारा जो डायरेक्टर था, ये बहुत करता था ये काम, बेचारा घंटों जाके वहाँ बैठेगा और ढूंढ के लाया था ये स्क्रिप्ट। और ये ज्यादा नहीं हुई थी, हम लोग ने जब प्ले किया उसके बाद बहुत शो हुए इसके, क्योंकि पब्लिक के सामने आ गए अच्छा कि ये बढ़िया स्क्रिप्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस समय कर रहे हैं और पहले जो करते थे आप लोग नाटक, उस समय कुछ बातचीत हो, जैसे पहले बहुत, अब तो बहुत परेशानी होती है, ये लाना बहुत महंगे भी हॉल हो गए। उस समय आप लोगों किस तरह से? उस समय तो अपना जैसे यहाँ पर करते थे हम लोग, कानपुर में माट साहब छोटे इस पे वो बाल निकुंज में रिहर्सल्स, और उसके बाद बड़ा फ्लेक्सिबल सेट लगा के उस पे, जैसे एनएसडी वालों ने ये सिखाया कि कैसे आप कम खर्चे में नाटक कर सकते हैं। वो सेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो लाइट से निकालते थे जो इमोशनल। तो उसमें भी, लेकिन बॉम्बे में
सेट का है अभी भी प्रथा, क्योंकि बॉम्बे में जनरली वो लोग क्या करते हैं, वो पथनाट्य वगैरह जो होता है ना, स्ट्रीट थिएटर वगैरह, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की बात करता है। लेकिन बॉम्बे में कैसा हो गया है कि नाट्य इज ए प्रोफेशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि कॉमन आदमी को इंटरेस्ट तब होगा जब आप कॉमन बातें करेंगे। एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, लड़की है, लड़का है, लड़की लड़के के जो एज की प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम ले सकते हैं, शादी हुई नहीं, बहू आई है, उसका एक्सेप्टेंस घर में, इस तरह की कहानियों को लेके करते हैं जो बड़ी कॉमन आदमी को अपील करती है। और तब वो 300-400 रुपए का टिकट लेती है। हाँ। अभी देखिए, एक वो प्रशांत दामले भी बहुत फेमस हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में भी कर चुके हैं। हाँ। तो मतलब उनके इतने शोज होते हैं उनके इसके। तो उनका एक प्ले था, एक लग्नाची गोष्ट, मतलब एक शादी की कहानी। उसमें वो जस्ट उनकी शादी हुई है और सब हैप्पी, मतलब एवरीथिंग इज हंकी टोरी, मतलब बोलते हैं ना जैसे हैप्पी गो लकी, वाइफ भी बहुत अच्छी है, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आ रहे हैं, शाम में घूमने जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं। ये इसके शो हुए होंगे कम से कम 700-800 शो हुए होंगे। प्रशांत दामले इज ए वेरी वेरी, मतलब इज ए स्टार मराठी के, तो उनमें बढ़िया एक्टर भी हैं प्लस स्टार वैल्यू भी है। और वो कविता लाड करके हैं उनकी हीरोइन, वो भी शी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड एक्ट्रेस। अब 5-7 साल के बाद उन्होंने कहा, ये इनकी भी तो जिंदगियां आगे बढ़ गई है ना, इनकी कहानी भी तो आगे बढ़ गई है इन कैरेक्टर्स की। सेम कास्ट ने एका लग्नाची पुढची गोष्ट, मतलब पहले थी एका लग्नाची गोष्ट, वो शादी नई शादी हुई है। हाँ। 10 साल के बाद ये जो है ना, ये प्ले उससे भी बड़ा हिट है एका लग्नाची पुढची गोष्ट। 10 साल के बाद क्या होता है। अब इस तरह की जब चीजें आप करते हैं, जैसे ट्रायोलॉजी आप कहते हैं कि ट्रायोलॉजी है किसी की, जैसे एक ट्रायोलॉजी है आपकी, वो जी वो विजय मेहता जी ने भी किया, विजय मेहता, वो उसका क्या नाम है, चिरेबंदी, बाड़ा चिरेबंदी जो है ना, उसके हिंदी का कुछ और नाम से किया है उन लोगों ने। उसमें 3 वो पुरानी जनरेशन वहां रह रही है, संयुक्त परिवार उस बाड़े में, बाड़ा मतलब एक हवेली में, हाँ मतलब, तो फिर वो उसके बाद वो कैसे ब्रेक होता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने अभी क्या कर दिया है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने क्या कर दिया है, उसका समांतर ऐसे कुछ नाम है, युगांत या ऐसा कुछ। 3 शोज चंद्रकांत कुलकर्णी करते हैं उसको। एक बार तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सुबह का शो 11 से 1 या 2, फिर 4 से 1 या 2 शो, 3 शो, और सेम ट्रायोलॉजी जो कथानक है उसका, कि एक जनरेशन 11 से 2 वाला कर रही है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन 2 से 5 वाला कर रही है, और रात का जो शो होता है 8 से 12 वाला, वो तीसरी जनरेशन कर रही है। हाउसफुल 300, और उन्होंने पूरे उसके टिकट का कुछ तो भी 1000 या 1500 रुपए वगैरह। मुगल आजम जो किया अभी फिरोज, 5000 रुपए बॉम्बे में हुआ, 5000 बॉम्बे में पहले हुआ, जमशेदजी टाटा ऑडिटोरियम में, ऊपर से सेट आ रहे हैं, इतना प्रेसिजन, मतलब तबीयत खुश हो जाती है। 5000 देने के बाद भी आप कहते हैं वाह क्या बात है। उसमें वो ये थी प्रियंका भरवे, अनारकली का जिसने रोल किया, उसको ये सिखाता था कमाल। अच्छा, उसका वो सब अनारकली का उर्दू है ना, तो उसमें कमाल से जब बात हुई थी, कमाल ने कहा वो मैं प्रियंका भरवे से वो उर्दू बोलने का वो सिखा रहा हूँ उसको। अरे उसने वजूदा अकबर में इसको किया, ऋतिक रोशन, वो काम बढ़िया करता है। लेकिन वही है कि, तो उस दिन वो मैं कह रहा था कि बीए से जैसे करना, फिल्म नहीं कर रहे, सब कुछ यही कर रहे, खाली इस पे काम कर रहे वो कमाल जी, वो हाँ वो इसी पे काम, इसी समझ नहीं मिल पाता, बहुत अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा। उस वहां जाने के बाद फिर थिएटर उससे किया नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे मेरी तो एक बार मेरा शो था वाशी में, तो वो ऐसी छोटी स्क्रिप्ट थी 40-45 मिनट की, तो वो आया था वो देखने, फिर हम लोग ने खाना वाना भी खाया साथ में जाके, तो उसके बाद मतलब वही हम फिजिकली वही मिले, बाद में तो जूम वूम पे मिलते हैं या एक्सचेंज ऑफ ये होता है, तो वो भी बिजी है अपने इसमें। मैं तो अभी रिटायर हुआ हूँ, मेरा अभी भी कंसल्टेंसी का जॉब चालू है। अच्छा, तो मेरे को एक्सटेंशन भी मिला 2 साल का। अच्छा, तो मैं 2013 में एक्चुअली 60 इयर्स हो गया, तो 2015 तक मैंने 2 साल एक्सटेंशन मिला मुझे सेम कंपनी। अभी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, अच्छा फोन पे करता हूँ, जाना नहीं पड़ता अभी 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं, कोविड की वजह से तो कुछ नहीं करता। तो अभी 2-3 कंपनीज के साथ में कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो एंड आई डू नाउ म्यूजिक करता रहता हूँ, क्लासेस
मैं अभी भी संगीत सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं? हाँ, ऋषि देशपांडे जी से सीखता हूँ, माधव भागवत जी से सीखता हूँ। तो जो जिनको मुझसे ज्यादा आता है उनसे सीखता हूँ, सीखते हैं। जिनको मुझसे थोड़ा कम आता है उनको सिखाता हूँ। अच्छी बात है, दोनों मतलब कि रंगमंच पे आप काम कर ही रहे हैं। और मित्र का जो ट्रांसलेशन किया है, वो मित्र का रीडिंग की मैंने रोहिणी जी से बात की। तो रोहिणी जी को थोड़ा तैयार किया, मैंने कहा रोहिणी जी आप डायरेक्ट कीजिए। वो मैं सोच रहा हूँ वो काम कर लें तो बहुत मजा आएगा उसके साथ काम। लेकिन वो उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा है अभी तक। पहले ही देखेंगे, मिलेंगे, एटलीस्ट वी आर ऑन चैट, वी आर बातचीत बात करते रहते हैं। वो लिखती हैं हर, अभी लोक सत्ता करके एक पेपर आता है, उसमें वो पुरानी सब एवरी ऑल्टरनेट वीक में उनका लेख आता है, पूरा हाफ पेज का लेख आता है। तो कितना उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, हम तो दंग रह जाते हैं। मतलब इन लोग का एक्सपीरियंस, जब वो पूरे पूरे किस्से बताती हैं। आपको एक किस्सा बताऊं उनका, मीडिया हम लोग कर रहे थे तब उन्होंने एक किस्सा बताया। किसी ने उनसे पूछा कि आपका क्या, वही पूछते हैं ना लोग कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको मीडिया के बाद आपने कस्तूरबा बा किया उसके बाद। तो उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे एक इनलैंड लेटर मिला, 15 पैसे का इनलैंड लेटर होता था। हाँ, नीले कलर का, नीला वाला। उसमें लिखा था टू रोहिणी, मिस रोहिणी हट्टंगड़ी, और नीचे लिखा था उसने हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा इन फिल्म गांधी मुंबई, और किसी ने पोस्ट कर दिया था। और वो लेटर उनको मिला, उनको वो लेटर मिला, मतलब उस आदमी को मालूम नहीं। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि ये किसी लेडी ने, रोहिणी हट्टंगड़ी जी ने कस्तूरबा का रोल किया है। वो क्या था कि वो कश्मीर के थे कोई, जिन्होंने भेजी थी, उनकी शायद मदर या उनकी चाची या कोई somebody was very closely related to कस्तूरबा in that freedom fight। अच्छा, तो he had that special affection for कस्तूरबा। तो जब पिक्चर देखी उन्होंने तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने, लेकिन अब एड्रेस मालूम नहीं, सिर्फ इतना लिख के भेज दिया उन्होंने, हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा दिस थिंग बम्बई, और पोस्ट कर दिया। और देखिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ की भी तारीफ देखिए कि वहां पर जो था उसने बराबर उसकी खबरदारी ली। उसने कहा नहीं, वो रोहिणी हट्टंगड़ी जी हमारी एक्ट्रेस हैं, उनका पता कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। वो मिला और दिया उनको, और वो चिट्ठी पहुंच गई उनके घर, स्पेशल डिलीवरी किसी को भेज के। तो वो चिट्ठी आई, एक दिन हम लोग की रिहर्सल में दिखाई, उन्होंने कहा देखो ये वो लेटर है जो मुझे मिला। तो ये रिकॉग्निशन होता है एक आर्टिस्ट की, पता नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, भेज दिया उसने चाहने वाले। तो कहने लगे ये तो मुझे वैसा लगा जैसे कोई चिट्ठी डाल दे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करके डाल दे, वो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को मिल जाए, ऐसा हो गया रोहिणी हट्टंगड़ी मुंबई। तो बहुत बढ़िया। चलिए ये सब शो बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब। अब और ये जो घूमने के बाद जो एक्सपोजर मिला मुझे और सीखने का, मैं तो अभी कहता हूँ अभी भी सीखता ही रहता हूँ मैं। और फॉर्चुनेटली मराठी, हिंदी, इवन संगीत नाटक में मैंने काम किया। ध्रुव सामनी करके एक नाटक था, हम लोग ने सांगली में जाके उसका शो किया था। तो मैंने महाराष्ट्र में भी बहुत जगह, अहमदाबाद, अहमदनगर, आई एम नॉट अहमदाबाद, आई एम सॉरी, अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली, पुणे, तो ऑफ कोर्स मीरज, सब जगह जाके सब शोज करते हैं जहां पर लगते हैं कंपटीशन में, जहां पे शो आता है। गोवा में कई बार शो लगे। चलिए बहुत बहुत आपने समय दिया, एक लंबा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आपका ये शो रेगुलर देखता रहता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप ये करते हैं और पुराने लोगों को लेके आते हैं। पुराने क्यों, मतलब नए जो भी एक्टिव हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको ये आपका रियली उपक्रम जो है वो बड़ा क्रेडिट वर्दी है। एंड माय थैंक्स टू यू कि जो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक छोटी सी भेंट है जब बहुत अच्छा, बैठी उठने से अच्छा लगे। अरे वाह, क्या बात है। ये तो जैसे जाने में पूरा सरकारी लेके जाइएगा, ये तो वैसे जैसे सरकारी हो। अच्छा, अरे वाह वाह। और ये भरवा का शो मस्त, हाँ ये तो है ही। ये डायरी और ये पेन, अरे नोट करने के लिए, ताकि क्या बात है, नोट करने के लिए। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।